अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पर्टेन कर रही है जी हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टीचर्स, स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पी एंड सो ऑन जो भी हैं, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। स्पेसिफिकली मैंने एग्जांपल ली है इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के टीचर्स और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। अच्छा, तो मैंने बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कुछ टीचर्स के हिसाब से। तो मैं आपको बता देता हूँ जो एक डिफरेंस आएगा अदर दैन टीचर्स। तो टीचर्स के केस में यह है कि जी आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा एट द रेट ऑफ 25%। जो टीचर्स की लाइबिलिटी है ना, वो सपोज अगर 100 रुपये टैक्स पे करना है उन्होंने, तो वो 25 रुपये कम होकर 75 रुपये बन जाएगा। तो सिर्फ एक आपने डिफरेंस याद रखना है पूरी वीडियो में कि अदर दैन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, और जो आपकी लाइबिलिटी है ये डिवाइड होगी 12 पे, और हर माह आपने ये अमाउंट आपकी सैलरी से काटी जाएगी और आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी जनाब। सपोज हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी। क्योंकि आपकी लाइबिलिटी में टैक्स रिडक्शन तो है कोई नहीं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अदर दैन टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने लाजमी याद रखना है। बाकी सारी वीडियो सेम है, सिर्फ टीचर्स का टैक्स क्रेडिट नहीं आएगा अदर दैन टीचर्स के केस में। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ याद रखें, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, सारी एग्जांपल्स आपने सेम लेनी है। और आपकी सैलरी के केस में ये जो है ना एग्जम्प्टेड अमाउंट ये नहीं आ रही होगी, बाकी आपने सारी वही चीज़ें रखनी है जो मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं अदर देन टैक्स क्रेडिट। थैंक यू जी। % एज पर सेकंड स्केड्यूल। तो जो टीचर्स की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 25% से रिड्यूस हो जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सेकंड स्केड्यूल की क्लास का रेफरेंस भी दिया हुआ है। टैक्स रिडक्शन फॉर टीचर्स अंडर सेकंड स्केड्यूल। टैक्स पेबल बाय अ फुल टाइम टीचर और रिसर्चर एम्प्लॉयड इन अ नॉन प्रॉफिट एजुकेशन research institution duly recognized by HEC, a board of education or university recognized by the Higher Education Commission, including government research institution, shall be reduced by an amount equal to 25% of tax payable on his income from salary। अच्छा जी, हर तरह के जो टीचर्स हैं, रिसर्चर हैं, एम्प्लॉयड इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज बाय HEC, यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज बाय HEC या इंक्लूडिंग गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इन सब की जो इनकम है, सॉरी जो इनकी लाइबिलिटी है वो 25% से रिड्यूस हो जाएगी। सपोज अगर 100 रुपया पेएबल है तो उनकी लाइबिलिटी बन जाएगी 75%, 75 रुपीज़। अच्छा, ये क्लास अप्लाई नहीं होगी टू टीचर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हु ड्राइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस। ये क्लास ऐसे टीचर्स पे अप्लाई नहीं होगी जो इनकम अर्न कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस से, और जो और हु रिसीव शेयर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम पेशेंट्स, या वो ऐसे टीचर्स जो पेशेंट की फ़ीस से हिस्सा ले रहे हैं। तो ये ऐसे मेडिकल प्रोफेसर्स पे अप्लाई नहीं होगी जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस से इनकम अर्न कर रहे हैं, या जो जो पेशेंट का शेयर है, पेशेंट की जो फ़ी है उसमें से शेयर ले रहे हैं। अच्छा जी, इसके लिए यूजुअली ये जो टैक्स क्रेडिट है ये अप्लाई हो रहा है गवर्नमेंट टीचर्स पे, क्योंकि प्राइवेट टीचर्स की तो सैलरी इतनी है नहीं कि वो टैक्स डिडक्ट कर सकें, और अगर है भी है तो कोई ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कि वो लोग टैक्स डिडक्ट कर रहे हों। अच्छा जी, ये सैलरी स्लिप्स ली हुई हैं मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉयज़ की। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपने देखना क्या। इसमें आपने मंथ देखना है, ये जी जुलाई 20, और जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है जी ग्रॉस पे। आपकी नज़र सिर्फ इस चीज़ पे रहनी चाहिए जी, ग्रॉस पे मंथ, क्योंकि मंथ आपने सीक्वेंस में देखने हैं। सैलरी इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है अलाउंसेस की वजह से, बोनसेस की वजह से, तो आपने ये दो चीज़ें देखनी है। इसके बाद आपने देखना है जी इनकम टैक्स की डिडक्शन। जैसे ये जी 223 रुपये, जुलाई में 223 रुपये कटा है, ग्रॉस पे बन रही है 57,417 रुपये। इसको आपने कोशिश करना है आप किसी पेज पे लिख लें, अगर एक्सेल की शीट अवेलेबल है तो एक्सेल में कंप्यूट कर लें। जैसे ये मैंने एक्सेल में लिखा हुआ है जी,
जुलाई में आपकी सैलरी है जी 57,417 और टैक्स कटा हुआ है 223 रुपये। ये आप देख सकते हैं जी। जुलाई जुलाई 20 आपकी इनकम है जी 57,417 रुपये और इनकम टैक्स की डिडक्शन है जी 223 रुपये। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगस्त में भी सेम इनकम है 57,417 और 223 रुपये, क्योंकि सेम इनकम है तो सेम अमाउंट का टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। तो ये सेम था तो ये मैंने डिटेल में नहीं लिखा हुआ। जुलाई आ गया, अगस्त क्योंकि सेम था मैंने नहीं लिया हुआ इसमें। अब सितंबर में जाके इनकम चेंज हो गई। सितंबर में जाके पे चली गई जी 64,998 रुपये और इस पर टैक्स डिडक्ट किया हुआ है जी 487 रुपये। ये जी 64,998 और 487 रुपये टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। अब अक्टूबर पे आ जाए जी 62,417 रुपये हमारी ग्रॉस पे है और 487 रुपये टैक्स कटा हुआ है इस पर। तो ये भी देख लेते हैं। सितंबर गुजर गया जी, ये जी अक्टूबर 20 आ गया। अच्छा, हमारी पे है जी 62,417, ये जी 62,417 और टैक्स डिडक्ट किया हुआ है इस पे जी 487 रुपये। तो ये हमने जी 487 ले लिया। नवंबर में भी सेम है, दिसंबर में फिर हमारी पे जो है वो चेंज हो रही है किसी वजह से। तो जी आप दिसंबर वाली स्लिप ले, दिसंबर वाली नहीं अवेलेबल, जनवरी में भी सेम है तो जनवरी वाली मैंने ली हुई। ये जी ग्रॉस पे है जी 64,393 और टैक्स की डिडक्शन है जी 561 जी 64,393 और 561। इसी तरह सारे आपने सारे एक सीक्वेंस वाइज से सारे मंथ देख लेने। अब अप्रैल का सपोज करें, अप्रैल का देख लेते हैं। ये जी अप्रैल आ गया, अप्रैल 21 आ गया और इस पे हमारी इनकम है जी 59,393 और टैक्स की डिडक्शन है जी 377 रुपये। 59,393 और 377 रुपये। आपने सारी सैलरी स्लिप सीक्वेंस से ले लेनी है और सीक्वेंस से उसका लिख लेना है सारी डिटेल जो मैंने आपको बताया ग्रॉस पे और इनकम टैक्स। तो ये आपने सारी डिटेल ले लेनी है तो आपका सारी डिटेल बन जाएगी। कोशिश करें किसी पेज पे लिख लें या एक्सेल की शीट बना लें, क्योंकि यही यहाँ से ही आपने कॉपी पेस्ट करना है या टाइप करना है मतलब एपीआर के पोर्टल में। अच्छा जी, जून में भी हमारी सेम इनकम है 59,393 और 372 ही टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारा टोटल इनकम बन गई है 7,40,417 और जो टैक्स की डिडक्शन है वो बन गई है जी 5,266 रुपये 5266। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं जी हमारा टैक्स इतना ही डिडक्ट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं जी रिकवर्ड टिल जून 21 5,266 रुपये बनता इतना था 7021। इसका 25% लेंगे तो ये एग्जाम्प्ट अमाउंट आ जाएगी 1,755 और बाकी जो टैक्स रिकवर कर लिया गवर्नमेंट ने हुआ है जी 5,266 रुपये। ये सैलरी से काट के आपको बाकी नेट पे दी हुई है, ये आप देख सकते हैं जी। जुलाई तक हमारा कटा था, जुलाई तक रिकवर था 223 रुपये, सितंबर तक 923, ये ग्रॉस अप होता जाएगा। अब अक्टूबर में फिर 487 रुपये अगर आप 933 में ऐड कर देंगे तो ये 1420 बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ से डबल चेक हो जाएगा और जून 21 तक हमारा टैक्स कटा होगा जी 5,266 रुपये। अच्छा जी, ये हमने सारी इनकम की कंपटीशन कर ली। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइबिलिटी का भी बता देता हूँ, आपको ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि लाइबिलिटी किस तरह कंप्यूट होती है। तो ये जी टैक्स लेवल सैलरी के लिए ऐसे पर्सनस जिनकी इनकम जो सैलरी इनकम है 75% से एक्सीड कर रही है टोटल इनकम। टोटल इनकम है जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाती है, कैपिटल गेन आ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा, अदर सोर्स आ जाएगा। तो जो
अदर अदर इनकम आपकी जो है वो 75% सैलरी से कम है, तो फिर आपको ये स्लैब लगेगा। मसलन कि आपकी सैलरी इनकम 75% से ज़्यादा होगी दूसरी इनकम से, तो टीचर्स की आमतौर पे सैलरी इनकम ही होती है, तो इस वजह से ये स्लैब लगेगा, वरना दूसरा स्लैब लग जाएगा और उसके रेट्स हायर है। वे टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹6 लाख, तो टैक्स का रेट है जी 0%। 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹1.2 बिलियन। आपकी इनकम 6 लाख से एक्सीड कर रही है लेकिन 12 लाख तक है, तो रेट लगेगा जी 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹6 लाख। जो 6 लाख से जितनी भी अमाउंट एक्सीड कर रही है 6 लाख से 12 लाख तक, उस पर टैक्स, उस पर रेट लगेगा जी 5%। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे कंपटीशन हुई हुई है। अप टू 6 लाख कोई टैक्स नहीं है जी, ज़ीरो। अब ये जी हमारी इनकम थी 7,40,417, और क्योंकि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, तो ये जो हमारी टैक्सेबल, जो जिस स्लैब पे टैक्स लगेगा वो आ जाएगी जी, जिस इनकम पे टैक्स लगेगा वो आ गया जी 1,40,417। 7 लाख 7,40,417 में से हमने 6 लाख निकाल दिया, तो हमारे पास आ गया जी 1,40,417। 6 लाख से एक्सीडिंग और 12 लाख तक टैक्स का रेट है जी 5%। तो ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन गई जी 7021। 1,40,417 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर किया 5% से, तो ये अमाउंट आ गई। अब इस लाइबिलिटी पे हमें मिल रही है जी टैक्स रिडक्शन एज पर सेकंड स्केड्यूल 25% फॉर टीचर्स। तो ये हमने टैक्स लाइबिलिटी का 25% ले लिया, 7021 का 25%। तो ये जी 1755 हमें मिल गई जी टैक्स क्रेडिट। ठीक हो गया। इस टैक्स क्रेडिट को, क्योंकि ये हमें टैक्स माफ़ है, हमें रिडक्शन मिल रही है टैक्स से, तो इसको हमने टोटल टैक्स लाइबिलिटी से लेस कर दिया। हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी आ गई जी 5266। 7021 से हमने निकाल दिया 1755, तो ये हमारी नेट लाइबिलिटी आ गई जी 5266। ठीक है। जो टैक्स हमारा सैलरी पे कटा हुआ है वो भी है जी 5266, तो हमारी नेट टैक्स पेबल जो है जी वो है ज़ीरो। इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरह समझे कि जो सैलरी है उस पर टैक्स कट जाता है एट सोर्स। सैलरी के अगेंस्ट ना कोई आपको खर्चे मिलते हैं ना कोई एक्सपेंसेस मिलते हैं, तो इस वजह से जो आपका कट गया वही आपकी लाइबिलिटी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी किसी का टैक्स कोई 10-20 रुपये कम कट जाए, तो वो फ्रैक्शंस की वजह से, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, इतना हमारा टैक्स कट गया था, इतनी हमारी नेट लाइबिलिटी बनती थी, इतना कट गया, और हमारा नेट टैक्स पेबल कोई नहीं है, क्योंकि सैलरी पे टैक्स एट सोर्स कट जाता है और आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे फीडिंग रिटर्न में एफपीआर के पोर्टल पे। तो सबसे पहले आपने जाना है जी, गूगल ओपन कर लें, आईआरएस एफपीआर। ये जी पहला पहला ही आ रहा है, इस पहली लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना जो आपका CNIC नंबर है, जब आपने एनटीएन जनरेट किया होगा वो वाला, जो आपका जो आपका CNIC नंबर है आप उसमें ये ऐड कर देंगे, और आपका पासवर्ड जो जब आपने एनटीएन क्रिएट किया होगा, जनरेट किया होगा, उस वक्त आपको मोबाइल और ईमेल पे आया होगा, वो पासवर्ड आपने संभाल के रखना है। वो आपका CNIC नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये जी आपके पास सारा प्रोफाइल आ जाएगा। ये आपका एफबीआर का पोर्टल आईआरएस का खुल गया। अब यहाँ से आपने जाना है जी, रजिस्ट्रेशन के साथ है जी डिक्लेरेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारा आपके पास पोर्टल आ गया जी रिटर्न फाइलिंग का। सॉरी, इसमें से आपने जाना है जी सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू, डिक्लेरेशन से सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू, इस पे भी आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो मांग रहा है आपसे जी टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड सेलेक्ट करने के लिए आप जाएंगे जी, लेफ़्ट साइड पे ये आ रहा है जी पीरियड, ये आप देख रहे हैं जी, जो जो एडिटेबल है उस पर, उसके ऊपर आप एरो करें तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। पीरियड पे क्लिक करेंगे आप। अच्छा जी, टैक्स पीरियड आपको हाथ से लिखना पड़ेगा,
आप इधर लिखेंगे जी, सर्च भी कर सकते हैं लेकिन लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगी, 2021 2021 2021 लिखने के बाद अब ये जो सर्च का बार है आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये देखें जी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि जी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। इस सर्च बार पे आप क्लिक करेंगे तो ये जी हमारा टैक्स पीरियड आ गया जी, 1 जुलाई 20 से 30 जून 2021। मसलन के टैक्स पीरियड हमारा चलता है जुलाई से जून, जो नॉर्मल टैक्स ईयर है। तो इसकी हम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो इसको हमने ये पीरियड के आगे है जी ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट भी कमांड का बटन ही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जी आपका ये आपकी रिटर्न ओपन होगी, ये ड्राफ्ट व्यू आ गया रिटर्न का। अच्छा इस पे हमारा कंसर्न जो मेन है जी वो ये सैलरी पे, ये सारे पोर्टल जो हैं ये जितने भी ये आप देख रहे हैं ये किसी पे भी क्लिक करेंगे वो ड्रॉप डाउन में चला जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। हमारा कंसर्न है जी सैलरी से, इनकम फ्रॉम सैलरी से। पे वेजेस आर अदर रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ सैलरी, allowances, expenditure reimbursement, value perquisites, profit in lieu or in addition to pay wages or other remuneration including employment termination benefits। ये जी ये सारे अलाउंसेज हैं। हमारा कंसर्न है जी ये पहले से, जब जब पहली रो आ रही है जी पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ सैलरी। एरियाज ये है जी सैलरी टैक्सेबल होती है रिसीट बेसिस पे, सपोज अगर आपको सैलरी नहीं मिली तो वो कभी बाद में मिलती है तो उस वजह से एरियाज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो फिल वक्त तो आपसे रेलिवेंट नहीं है, हमसे रेलिवेंट ये है जी पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन। इसके आगे ये बॉक्सेस हैं ये एडिटेबल हैं, इधर आप अमाउंट लिखेंगे। अब जो हमने सैलरी कंप्यूट की थी सैलरी स्लिप से देख के 7,40,417 रुपये, वो जी आप इधर लिख लेंगे। आप लिख भी सकते हैं 7,40,417। उसके बाद आपने कैलकुलेट का बटन दबाना। इसके अलावा आप अगर एक्सेल में काम करें तो आप Ctrl+C और Ctrl+V भी कर सकते हैं। तो आप भी है, आप जो भी आपको प्रोसीजर आसान लगे आप वो कर सकते हैं जी। 7,40,417 हमारी इनकम थी, हमने इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया, हमने अपनी इनकम जो लिखनी थी हमने लिख ली। अब हम चले जाएंगे जी टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में। इस ड्रॉप डाउन पे मैंने क्लिक किया जी तो ये सारे हमारे टैब आ गए फर्दर। इसमें हमने जाना है जी एडजस्टेबल टैक्स में। एडजस्टेबल टैक्स में सबसे पहला ये आ रहा है जी, सबसे पहली रो में सैलरी ऑफ एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 149। तो जो सैलरी पे टैक्स कटता है जी वो अंडर सेक्शन 149 पे के तहत कटता है। जो हमारा टैक्स कटा हुआ है 5,266 रुपये, वो हम इधर लिख लेंगे। ये जो ब्लू हुआ है ये एडिटेबल नहीं है, जो वाइट खाने हैं आप उधर लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, 5,266 रुपये आपने चाहे कॉपी कर लें बल्कि वैसे ही लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने लाइबिलिटी की जो हमारा टैक्स डिडक्ट हो गया था ये हमने उसकी अमाउंट लिख दी। आप Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हैं, एक्सेल की शीट से आप हाथ से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अमाउंट लिखने के बाद आपने कैलकुलेट का बटन ज़रूर दबाना है। अगर आप इसको नहीं दबाएंगे तो आपकी जो चेंजेस आपने किए हैं जो आपने लिखा है वो सेव नहीं होगा। सपोज़ आपने देखें मैंने सैलरी की फ़िगर डाल ली है, मैंने एडजस्टेबल टैक्स की फ़िगर डाल ली है। अगर अगर मेरी लाइट चली जाती है, कोई मसला बन जाता है तो आपकी रिटर्न यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आपने कंप्यूटेशन पे आ जाना है। ये देखें जी, ये हमारी टैक्सेबल इनकम है और ये टैक्स चार्जेबल है जी 7,021 रुपये। और जो हमने बनाया है जी टैक्स लाइबिलिटी एट द रेट ऑफ 5% वो भी बन रहा है जी 7,021 रुपये। तो हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी। वर्किंग मैंने अपने लिए की हुई है, आपको समझाने की गर्ज से। आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ इनकम जो है आपने उसकी कंपटीशन लाजमी करनी है। ठीक हो गया जी। अब आप आ जाएं जी, अब ये जी टैक्स
पेबल आ रहा है, एडमिटेड इनकम टैक्स का मतलब है जी टैक्स, इनकम टैक्स पेबल 1755 रुपये, और ये वही सेम अमाउंट है जो आपका टैक्स क्रेडिट बन रहा है। ये देखें जी, 1755 रुपये, 7,021 रुपये का 25%। अब इसको हम लिखेंगे जी, टैक्स रिडक्शन के टैब पे आप क्लिक करेंगे। इधर आप अपनी अमाउंट लिख देंगे जी जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है जी, 7,40,417। इधर मैंने लिख लिया जी 7,40,417 रुपये। कैलकुलेट करूँगा, फिर दोबारा कैलकुलेट करूँगा। लें जी, ये मेरा लाइबिलिटी का 25% जो है जी वो 1,755 रुपये आ गया जी। कंप्यूटेशन पे जाऊँगा, मेरा एडमिटेड इनकम टैक्स कुछ नहीं बन रहा, जो था वो कट गया। 7,40,417 मेरी इनकम थी, टैक्स चार्जेबल था जी 7,021 रुपये, 25% टैक्स क्रेडिट आ गया, और मेरी नेट लाइबिलिटी बन गई जो टैक्स चार्जेबल था 5,266 रुपये। और जो मेरा विदहेल्ड हो गया जी, जो गवर्नमेंट ने मेरा काट लिया है जी, जो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काट लिया है वो जी 5,266 रुपये। मसलन कि मेरी लाइबिलिटी ख़त्म है, मुझे कुछ नहीं पे करना, मैंने सिर्फ रिटर्न सबमिट करनी। ठीक हो गया जी, ये मेरी इनकम की कंप्यूटेशन ख़त्म। 5,266 रुपये आ गए जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी वेल स्टेटमेंट की तरफ। जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है इसके भी दो पार्ट हैं जी। एक में आप लिखते हैं जी, एक में आपकी जी टैक्सेबल इनकम है, और दूसरी साइड पे आपके हैं जी वेल स्टेटमेंट। वेल स्टेटमेंट में आपके जितने भी एसेट्स हैं, घर हो गया, प्लॉट, प्रॉपर्टीज़ जो भी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल, सोन, सारा कुछ। आपके बैंक अकाउंट से जो है, बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है आपका, बैंक बैलेंस, वो भी आपका एसेट है। आपकी गाड़ी है, कोई बाइक है, आपकी ज्वेलरी है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट है, हाउस होल्ड में आपके आ जाएंगे जी कोई फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें। पर्सनल आइटम है, पर्सनल आइटम में आपके लैपटॉप आ जाएंगे, मोबाइल, एनीथिंग एल्स लाइक दैट। कैश, जो आपका कैश इन हैंड है, तो ये सारा कुछ आपके एसेट्स में आ जाएगा। इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एक्सपेंसेस में आपके रेंट आ जाएगा, आपका बिजली का बिल, गैस, पानी, इंटरनेट, मोबाइल। इसके अलावा आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आ जाएंगे जी आपका जो जो राशन के खर्चे हैं, जो ग्रोसरीज के खर्चे हैं, वो सारे आ जाएंगे। बच्चों की फ़ीस आ जाएगी, और अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं जी एसेट्स की तरफ। अच्छा जी, एसेट्स की तरफ आ गए। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ जब हम रिटर्न फाइल करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम सीक्वेंस में रिटर्न फाइल करेंगे, सपोज मैं जब सेकेंड ईयर की करूँगा, तो मेरे एसेट्स ऑटोमेटिकली इधर आ रहे होंगे। ठीक हो गया, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या कुछ ऐड कर सकते हैं जी। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, आपकी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसमें घर, प्लॉट, ये वो। एग्रीकल्चर में आपकी जी ज़मीनें आ जाएंगी, एग्री लैंड। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिपॉजिट, फंड इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी, शेयर, स्टॉक, इस तरह। इसमें आपके जी बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, बैंक बैलेंसेस आ जाएंगे, आपके शेयर्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन। इसके अलावा जी एडवांस डिपॉजिट, प्री पेमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो भी आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है, डिपॉजिट एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमसे रेलिवेंट क्या हो सकता है एज एन सैलरीड पर्सन। आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो सकती है जी, आपकी ज़मीन हो सकती है, घर हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट में, आपका बैंक में अकाउंट हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, प्रीशियस पोजेशन में आपकी ज्वेलरी आ सकती है, हाउस होल्ड इफेक्ट में आपका फर्नीचर आ सकता है जी, पर्सनल आइटम्स में आपका मोबाइल आ जाएगा, मोबाइल, लैपटॉप, और इस तरह की चीज़ें। और कैश में आपका जो आपका कैश इन हैंड।
इसको नॉर्मली हम लोग रखते हैं जी बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारे सारे जितने भी हैं जी ये एसेट्स आ जाएंगे। एनी अदर एसेट्स, कोई भी और एसेट जो आप लिखना चाहें वो इधर आ जाएगा। सपोज प्राइस बॉन्ड है, इस तरह की चीज़ें इधर आ जाएंगी। तो ये अब सारा कुछ लिखेंगे और ये हमारे टोटल एसेट्स ऐड होते जाएंगे, लिखेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे साथ साथ। तो ये ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा इसको। मैंने एक कंप्यूटेशन बनाई हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जी मैंने एसेट्स और एक्सपेंसेस की डिटेल बनाई है। फर्स्ट कर लें जी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मेरे पास कोई नहीं है, ठीक हो गया। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल में मेरे पास जी एक घर है और फिल वक्त आप 2020 को भूल जाएं जी। मेरे पास घर है जी, हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 3, गाली मार्केट, 5 मरला, 5 मरले का घर है लाहौर में। उसकी वैल्यू है जी 5 लाख। मैं गया जी, अब मैं करूँगा क्या, मैं लिख भी सकता हूँ। आपने सबसे पहले क्लिक करना है जी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल। इसके सामने आप देखेंगे जी कि वेल स्टेटमेंट में जो भी टैब है इसके सामने आपका साइन आ रहा है जी प्लस का। प्लस का साइन का मतलब है कि जी आप फर्दर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ये मांग, और ये एक फर्दर आपके सामने एक डिटेल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले वो मांग रहा है जी प्रॉपर्टी का एड्रेस। ये एडिटेबल है, आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एडिटेबल है जी। तो आपने करना क्या है जी, आप खुद लिख भी सकते हैं जी हाउस नंबर दिस, लेकिन मैं जी आसानी के लिए मैंने क्योंकि वर्किंग की हुई है तो मैं इसको सिर्फ कॉपी कर लूँगा। ये जी मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा जी, बाकी आ रहा है जी बाकी कॉन्टेंट्स। अगर आप एड्रेस के नीचे देखें जी, कमर्शियल, रेजिडेंशियल 1, 2 जी हाउस या फ्लैट है जी, 3 एरिया, 4 सिटी। तो आपको इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाउस का भी आपने पूरा बता दिया। हाउस का मतलब है कि जी रेजिडेंशियल ही है ऑब्वियसली। आपने हाउस या फ्लैट का भी बता दिया, कमर्शियल या रेजिडेंशियल का भी ऊपर ही एक्सप्लेन हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एरिया 3 नंबर और 4 नंबर को हम लिख देंगे इधर। एरिया कितना है जी हमारा, ये मैं इधर से कॉपी कर लूँगा, 5 मरला और लाहौर। ठीक है जी, मैं खुद भी लिख सकता था हाथ से भी एड्रेस एंड देन ये कंटेंट। सबसे पहले जी वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउस है, फ्लैट है, प्लॉट है, जो भी है, क्योंकि मेरे एड्रेस में ही आ रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एरिया उसका क्या है, मैंने लिख दिया जी 5 मरले, और सिटी हमारी कौन सी है जी लाहौर। इसके बाद आपने प्रेस करना है ओके। अगर आपसे गलत लिखा गया है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जिस तरह सैलरी में था जी एडिटेबल है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके दोबारा लिख सकते हैं। इसी तरह पर्सनल एसेट्स में जाके आप इसको डिलीट, सपोज़ मैं आपके सामने डिलीट कर ही देता हूँ, ये जी डिलीट हो गया। मैं इसको दोबारा ऐड कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के आगे आप जाएंगे जी प्लस का साइन। मैं अब सारा वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा एड्रेस आ गया जी। कमर्शियल, रेजिडेंशियल ऊपर एक्सप्लेन हो गया, घर है जो तो डेफिनेटली रेजिडेंशियल होगा। हाउस, फ्लैट, प्लॉट, ईटीसी तो पहले ही ऊपर ही बता दिया हमने कि हाउस है तो बेसिकली हाउस ही होगा। एरिया हम लिख लेंगे जी कितने मरले का है, और सिटी हम लिख देंगे जी जो हमारी सिटी है जी 5 मरला, और लाहौर आ गया जी। अच्छा जी, ये हमारा एड्रेस पूरा हो गया, ये हमने कंटेंट पूरे कर दिए जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसके। ओके का साइन करेंगे जी, ओके का प्रेस कर दिया और आप कैलकुलेट कर लें। अच्छा जी, आप डिलीट भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, इसकी अब मैं वैल्यू लिखूँगा जी,
5 लाख कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और पेस्ट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं जी। मैंने ये लिख लिया आज से जी 5 लाख। अब इसके बाद जी मेरा बैंक अकाउंट है जी, ठीक हो गया। BOP में मेरा अकाउंट है और इसमें मेरा 1,50,900 पड़े हुए हैं। अब इसके लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, या आप बैंक चले जाएं, उनसे बैंक स्टेटमेंट ले लें, या आप अगर आप ई बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप निकलवा सकते हैं। तो ये मेरा ये जो बैंक जो ई बैंकिंग के थ्रू मैंने जो लास्ट 30 जून वाला बैलेंस है वो मैंने निकाला हुआ। तो वेडनेसडे 30 जून 2021 को जो क्लोजिंग बैलेंस है मेरे अकाउंट में या इस अकाउंट में वो है जी 1,50,900। तो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका ए इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट एन्युटी इस टाइप में आ जाएगा। सिमिलरली सेम आप चाहेंगे जी प्लस पे क्लिक करेंगे, ये जी ओपन हो गया। अब ये क्या मांग रहा है जी, आई बैन नंबर मांग रहा है, जो आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर, जो आपका बैंक अकाउंट आप सारा भी लिख सकते हैं, जैसे आप ब्रांच कोड के साथ भी लिखते हैं आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी अकाउंट की टाइप मांग रहा है, और सॉरी मांग रहा है जी अकाउंट है, बॉन्ड है, या कोई सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उनको भी आप इधर ही ऐड कर सकते हैं। अकाउंट की टाइप क्या है जी, करंट है या सेविंग अकाउंट है। और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बैंक का नाम क्या है जी, बैंक का नाम, ब्रांच और सिटी वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जी ये मैंने डिटेल बनाई हुई है एक अकाउंट की। तो जी ये मैंने सपोज़ मैंने अपना आई पैन ऐड कर दिया। इसके बाद अकाउंट डेफिनेटली अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो डेफिनेटली ये अकाउंट ही आप पूरा भी लिख सकते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलें जी, PLS मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आप इधर अगर आपका अकाउंट करंट है, अगर आप बैंक स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा। अच्छा जी, ये कंटेंट हो गया। देखिए अकाउंट बॉन्ड, अकाउंट मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये हमने पहले ही वो लिख दिया उस पर, क्योंकि करंट है या सेविंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो अकाउंट वैसे ही हमारा डिफाइन होगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आ जाएगा जी बैंक ऑफ पंजाब काली मार्केट ब्रांच लाहौर। तो ये जी सेकंड पार्ट आ गया जी, सॉरी थर्ड पार्ट आ गया जी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। सेम प्लस का साइन कंप्यूट कर लें, और जी मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है जी 30 जून 21 को 1,50,900, 1,50,900। सिमिलरली सेम मैं इसको कंप्यूट कर लूँगा। ये आप नीचे देखते जा रहे हैं कि टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान ये मेरे ऐड होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो वैसे वैसे उसको सेव करता रहेगा। तो कोशिश करें कि हर ट्रांजैक्शन के बाद सेव करें। मेरी तो एक आदत बन गई है, तो बेहतर भी यही है कि लाइट जाने की सूरत में, इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी की सूरत में वो सेव होता रहेगा सारा कुछ। अच्छा जी, इसके बाद मोटर व्हीकल, सपोज़ कर लें जी मेरे पास एक बाइक है जो मैंने 85,000 की खरीदी हुई है। अच्छा जी, मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, इसके आगे आप चाहेंगे जी प्लस। रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है जी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, जो आपके बाइक का नंबर होता है LEO 123, सपोज जो भी है LEO, जो जो रजिस्ट्रेशन ईयर है 17, और जो आगे 4 डिजिट्स का नंबर होता है सपोज 1 2 3 4 जो भी है। तो ये मैंने एक सपोज किया हुआ जी LEF 01। आप सपोज कर लें कि ये मेक ईयर 17 है और मेरी बाइक का नंबर है जी 2011। ठीक हो गया जी, ये जी मैंने कॉपी किया, आप वैसे भी लिख सकते हैं, और ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। प्राइवेट और कमर्शियल ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पर्सनल एसेट है। मेक ईयर भी हमने ऊपर ही लिख दिया जी 17। और सॉरी ये आ जाएगा आपका जी होंडा, मॉडल हमने
ये मॉडल हमने लिख दिया ऊपर 17, वैसे हम लिख देंगे इंजन कैपेसिटी के साथ भी आ जाएगा CD70। ये जी 17 लिख दिया मैंने, इसको आप 21 ही कर लें फॉर ईज, क्योंकि आगे भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। 21 LEF 21 2011। प्राइवेट है जी, मेक हमारी जी क्या कहते हैं उसको, होंडा है। मॉडल हमारा 21 आ गया जी, ये ऊपर नंबर के साथ ही, और इंजन कैपेसिटी हमारी CD70 आ गई। कॉमास मैं इस वजह से ऐड करता हूँ कि वो ज़रा प्रेजेंटेबल हो जाता है सारा, अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये जी मैंने कैलकुलेट कर दिया। बाइक की प्राइस थी मेरी 85,000। कॉपी कर लें या वैसे कीबोर्ड की मदद से लिख लें। जी 7,35,900। मेरे पास ज्वेलरी है जी 5 तोला। तो ये प्रीशियस पोजेशन में आप इसके सामने आप प्लस का साइन, प्रीशियस पोजेशन इसके सामने प्लस का साइन। नेचर ऑफ एसेट जी ज्वेलरी। कंटेंट गोल्ड है, क्या है, सिल्वर है, क्या चीज़ है। तो जी मेरे पास है जी गोल्ड, गोल्ड 5 तोला। सेव कर दिया जी, और मैंने कैलकुलेट कर लिया। वैल्यू है जी 3 लाख। कॉपी करूँगा, पेस्ट किया और कैलकुलेट कर लिया। मेरे एसेट्स पहुँच गए जी 10,35,900। अच्छा जी, हाउस होल्ड इफेक्ट में जी मेरे पास फर्नीचर और ये वो घर की चीज़ें पड़ी हुई हैं। फ्रिज हो गई, टीवी और इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं, 4.5 लाख रुपये। ये आपने एस्टिमेटेड लगाना है, मैंने भी एस्टिमेटेड रखी हुई है। पर्सनल आइटम जी मेरे पास कोई मोबाइल शोबाइल कुछ भी नहीं है इस पर्सन के पास। और कैश इन हैंड है जी 30 जून पे 50,000। ये आपने हमेशा याद रखना है कि कैश इन हैंड आपने हमेशा पहले से फिगर लेनी। 15,35,900 रुपये आ गया जी। तो ये जी मेरे टोटल एसेट्स आ गए। अब आ जाते हैं जी एक्सपेंसेस की तरफ। रेंट कोई नहीं है जी। ट्रैवलिंग पे खर्चा हो रहा है जी दूर से, सपोज़ कहीं टूर लग गया दुबई का या कहीं उम्रे पे चले गए, जो भी है। बिजली का एक्सपेंस मेरा पूरे साल का जी 36,000 है। गैस के सारे 12 माह के बिल जी जुलाई से लेकर 30 जून 21 तक, जुलाई 20 से 21 तक मेरे जी 3,000। पानी का खर्चा जी, पानी की बोतलें जो हम लोग लेके आ रहे हैं पीने के लिए 7,000। मोबाइल का जो इजी लोड है या जो भी खर्चे हैं, अगर पोस्ट पेड है तो उसका बिल, बच्चों के स्कूल की फ़ी और अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आपके आ जाएगा जी ग्रॉसरीज और इस तरह की चीज़ें। तो ये मेरे एक्सपेंसेस बन गए हैं जी 3,60,000 के। अच्छा, एक्सपेंसेस ऐड करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एसेट्स ऐड कर लिए। एसेट्स के ऊपर आपको देख नज़र आ रहा होगा जी, ये जो टैब लिंक कर रहा है पर्सनल एसेट्स, इस पे जाएंगे आप लोग, और जो जो आपने डिटेल बनाई है उसको कंट्रोल C कंट्रोल V करते जाएं, चाहे आप उसको लिखते जाएं। जैसे ट्रैवलिंग है जी, अब ये ट्रैवलिंग के आगे मैं लिख दूंगा जी 70,000। इलेक्ट्रिसिटी मेरा है जी 36,000। गैस है जी 3,000। गैस आ गया जी 3,000। पानी का है जी 7,000। मोबाइल 4। टेलीफोन मोबाइल एक ही चीज़ है तो इस पे बताइएगा। एजुकेशन आ गया जी
40,000। मेरा कोई मेडिकल पे नहीं लगा, मैंने कोई एसेट की इंश्योरेंस नहीं करवाई, घर मेरा नहीं है रेंट पे, मैंने कोई टैक्सेस नहीं दिए, प्रॉपर्टी टैक्स एंड ये वो इस तरह की कोई टैक्सेस, और मेरी ग्रोसरीज पे, सब्जियों पे, घर के चीज़ों पे लग गया जी 2 लाख। तो ये जी मेरे टोटल एक्सपेंसेस पर्सनल बन के 3,60,000। ये आ गया जी 3,60,000। इसको कैलकुलेट कर लें। अच्छा जी, एसेट्स भी हम लोग ऐड कर चुके हैं सारे, 15,35,900 के, और एक्सपेंसेस भी सारे ऐड कर चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम जाएंगे रिकन्सिलिएशन पे। रिकन्सिलिएशन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। रिकन्सिलिएशन का ये कॉन्सेप्ट है कि जी आपके पिछले साल के कितने एसेट थे, आपके क्या कहते हैं उसको, आपके पिछले साल कितने एसेट थे और आपके इस साल कितने एसेट हो गए। नेट एसेट्स का ये तल्लुक है कि आपके ओपनिंग एसेट्स आ जाएंगे, आप उसमें आपकी इनकम ऐड हो जाएगी और उसमें से आपके खर्चे निकल जाएंगे। ठीक हो गया जी। आपके एसेट्स ऐड हो जाएंगे जो आपने लिए हैं और आपके खर्चे निकल जाएंगे, तो आपका इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा। सपोज कर लें जी, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, आपके पिछले सालों में ये एसेट पड़े हुए हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन नेट एसेट्स, ये इसको देख लेते, ये इनफ्लो आ गया जी, ये हमारी सैलरी से 7,40,000। पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जी हमारे 3,60,000। अगर मैं सपोज कर लूँ हम पहले पहले साल रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे पिछले साल के एसेट्स बनने चाहिए 11,55,483। तो हम सपोज कर रहे हैं जी, हम पहले साल रिटर्न कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपने जो नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर है ना, क्योंकि हमने पिछले सालों की रिटर्न तो की नहीं है, तो नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर आपने रख लेने हैं जी 11,55,483, जो भी बैलेंसिंग फिगर है, आप अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। मैं फर्स्ट कर रहा हूँ कि हम लोग फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट करें। जब हम फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट करेंगे तो ये नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर का कॉलम खाली आएगा, क्योंकि आपने पिछले साल रिटर्न सबमिट नहीं की हुई। अगर हमने इस रिटर्न सबमिट की होगी तो ये जो नेट एसेट प्रीवियस ईयर का कॉलम जो है, इधर पिछले साल के जो हमारे नेट एसेट्स आ रहे होंगे वो इधर शो हो रहे होंगे। तो जी क्योंकि ये जी इसको ज़ीरो कर दिया, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर हमने, क्योंकि हमने रिटर्न सबमिट नहीं की हुई, तो हमारे नेट एसेट्स बन रहे हैं करंट ईयर के हिसाब से 11,55। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन किस तरह की हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर आ जाएंगे, प्लस आपका इनफ्लोज आ जाएगा, ये आप देख लें जी, प्रीवियस ईयर, और ये इंक्रीज डिक्रीज आ गया जी। अच्छा जी, रिकन्सलेशन ऑफ जो हमारे नेट एसेट्स हैं इसका चक्कर ये है, इसमें आपके एसेट्स प्रायर ईयर के आ जाएंगे और करंट ईयर के एसेट्स आ जाएंगे, और इसमें इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज इस तरह आ जाएगा कि इसमें आपके इनफ्लोज आ जाएंगे, जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। इसके अलावा जो इसमें से पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो लेस हो जाएंगे। ठीक हो गया। जो नेट अमाउंट है वो आपकी आ जाएगी इंक्रीज़। वो इंक्रीज़ किस फॉर्म में होगा, यहाँ तो वो इंक्रीज़ इस फॉर्म में होगा, यहाँ तो वो एसेट्स आपके पास पड़े होंगे कैश में, या आपके पास बैंक अकाउंट में पड़े होंगे, यहाँ उससे आपने कोई एसेट्स खरीद लिए होंगे, तो वो आपका अल्टीमेटली जो इनकम माइनस एक्सपेंसेस है वो अल्टीमेटली आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये जी हमारे, ये मेरी इनकम थी, आपकी इनकम जानी है जी, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर दी, ये सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। जो सैलरी इनकम है वो आपकी फॉल कर रही है जी नॉर्मल टैक्स में। और फ्लोज में आ जाएंगे आपके पर्सनल एक्सपेंसेस। नेट एसेट्स आपके आते हैं जी एसेट्स माइनस एक्सपेंसेस।
सॉरी इनकम एसेट्स माइनस एक्सपेंसेस कर लें, इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर लें जी, ये आपके 3,80,417 रुपये आपके एसेट्स में इजाफा हुआ। अच्छा जी, अब इनफ्लोज में आपने सैलरी लिखनी है जी, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। तो ये आप इधर इनकम लिख देंगे 7,40,717। ये जी मैंने इनकम इधर लिख दी जी 7,40,717, इसको मैं कंप्यूट करूँगा और ये जी मेरे इनफ्लोज आ गए। आउटफ्लोज मेरे ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया जी 3,60,000। ये जो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जी 3,60,000। आपने इनफ्लोज लिखने हैं जो आपकी इनकम आई है, आउटफ्लोज को खुद ही उठा लेगा। अच्छा, अब क्योंकि ये इस हिसाब से मैंने ये आपसे एक्सप्लेन किया कि सपोज़ करें ये रिटर्न फाइल की है फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, कि इससे पहले आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की, तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है, रिकॉन्साइल्ड अमाउंट है, ये आप लिख देंगे जी नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर में, जब आप पहली दफ़ा रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। 11,55,183 कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया जी जब आपने फ़र्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट करनी है। आपने पिछली रिटर्न सबमिट नहीं करी, आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट करें। आप एट्रीब्यूट में जाएंगे जी, रेजिडेंशियल स्टेटस आपने, पहले हम काम कर रहे थे जी डाटा टैब पे, ठीक है। अब आपने जाना जी एट्रीब्यूट पे और इधर आपने प्लस पे साइन करना है, रेजिडेंस स्टेटस पे आप जी रेजिडेंट। वेरिफिकेशन में जो आपका पिन होगा जी, पिन को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद इधर ग्रीन साइन आ जाएगा जी पिन हैज़ बिन वेरीफाइड, और उसके बाद आप रिटर्न सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि मैं अभी रिटर्न सबमिट कर नहीं रहा, क्योंकि मुझे अभी इसमें मैंने काम करना है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, ये हो गया जब आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, जब आप रिटर्न सपोज़ कर रहे हैं, अगर आप रिटर्न कर रहे हैं ना सेकंड थर्ड टाइम, तो ये जब आप इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म खोलेंगे ना, तो ये पहले से जो आपके पुराने एसेट्स हैं ना, ये प्रॉपर्टी और ये बैंक और ये गाड़ी, सोना, हाउस होल्ड इफ़ेक्ट, कैश, ये सारे पुराने पिछले एसेट वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। सैलरी वगैरह, टैक्स वगैरह की सारी डिटेल तो आपको ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो पर्सनल एसेट्स हैं ये वो खुद ही उठा लेगा। जो पिछले साल के एसेट्स हैं ना, अगर आप सेकंड टाइम रिटर्न, थर्ड, फोर्थ, जैसे भी आप सबमिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम के अलावा, तो ये एसेट्स वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड कर देगा। जब आप रिटर्न फॉर्म ओपन करेंगे ना डेक्लेरेशन में जाके, इनकम नॉर्मल टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन क्लासिकल व्यू, तो वो ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा। ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी कुछ और, मैंने हाइड किया हुआ था। अच्छा, जब सपोज कर लें कि 2020 में मेरे पास बाइक नहीं थी, कर लें सबसे पहले तो कि मैं पिछले सालों की रिटर्न सबमिट करता आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास पिछले सालों से आ रहा है जी, घर मेरे पास सेम है। पिछले 30 जून 20 पे मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ा है जी 25,000, ठीक है जी। वैसे ही मैंने बैंक स्टेटमेंट ले ली, या मैंने क्या कहते हैं उसको, ऐप के थ्रू मैंने बैलेंस चेक किया, पिछले साल जब मैंने रिटर्न फाइल की थी तो 25,000 पड़ा हुआ था। मोटर व्हीकल मेरे पास नहीं थी पिछले साल, ज्वेलरी मेरे पास सेम थी, हाउस होल्ड इफेक्ट मेरे पास 3 लाख के पड़े हुए थे, और कैश मेरे पास पड़ा हुआ था 3,04,83।
जब आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट करेंगे तो सॉरी सेकंड या थर्ड टाइम, तो ये इस तरह कैरी फॉरवर्ड होगा। वो आपको देगा जी पिछले साल आपका, जब आपने पिछले साल रिटर्न फाइल की थी तो 25,000 था। इस दफ़ा जब आप रिटर्न खोलेंगे तो ये 25,000 ही आ रहा होगा। बाइक नहीं थी क्योंकि 21 में ली है तो बाइक नहीं आ रही होगी। ठीक हो गया। हाउस होल्ड इफ़ेक्ट आपके देखें जी, 3 लाख थे तो 3 लाख आ रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा, जो एसेट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो लोग थर्ड फोर्थ उस वन टाइम के अलावा जितनी भी मरतबा रिटर्न सबमिट करें तो पिछले सालों के एसेट कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे उनके, क्योंकि एसेट तो चलते रहेंगे हर साल। 3 लाख और कैश पड़ा हुआ था जी 3,483। ले जी 11,55,483। ठीक हो गया जी। अब ये जो रिकन्सलिएशन है ना, इसमें 11,55,183, 11,55,483 हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जनाब ऑटोमेटिकली आ रहा होगा उधर। ठीक हो गया। पर्सनल एसेट्स ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे और रिकन्सलिएशन में नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे। इसको आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी बेच दी है तो वो आप लेस कर देंगे उस साल में। जिस तरह हमने, ये देखिएगा जी, हमने 21 में क्या खरीदी है जी, बाइक। तो बाइक हमको ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि बाकी सारे एसेट्स वैसे ही आ रहे हैं। 20 में ये सारे एसेट्स वैसे ही आ रहे होंगे। ठीक है। अब इस साल हम ऐड कर देते हैं जी बाइक, मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस। ये है जी LEF 21/2011, LEF-21/2011 होंडा CD 70। ये मैंने जी ऐड कर लिया। ठीक हो गया जी। 85,000 की मैंने ख़रीदी थी, ये वैल्यू लिख दी मैंने। और ये मेरे पास एसेट्स आ गई। अच्छा, इसके अलावा हाउस होल्ड इफेक्ट भी मेरा 3 लाख से 4.5 लाख चला गया। 13 नग। अच्छा जी हाँ, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस मेरा जी 1,50,900। तो ये 3 चीज़ें चेंज हो गई हैं इस साल, तो ये इनको हम लिख लेंगे। कैश इन हैंड भी हमारा चेंज हो गया जी, 30,483 से 50,000 पे चला गया जी। ये जी मैंने 50,000 चेंज कर दिया। तो नॉर्मली मेरा क्या चेंज आएगा जी, मेरा बैंक बैलेंस चेंज हो जाएगा और मेरा कैश कैश चेंज हो जाएगा। तो कैश को आपने हमेशा बैलेंसिंग फिगर रखना है। लें जी 15,35,900। ठीक हो गया। अब जी ये मेरे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, ये मेरी सैलरी थी 740, 360 के मेरे खर्चे थे। ये मेरा इंक्रीज डिक्रीज आया और ये इसको आप सम अप भी करेंगे तो मेरे एसेट्स में 3,80,417 का इजाफा हुआ और वही मेरे नेट एसेट्स करंट ईयर बन रहे हैं 15,35,900। ठीक हो गया। तो इससे आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ गई 0, 417। अच्छा जी, देखिए अब जैसे कि मेरी वर्किंग में भी डिफरेंस आ गया जी, 15,35, 30,80,417 और 300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है किसी वजह से। तो इसको हम कर लेते हैं जी, 300 से हमारे एसेट्स कम है, माइनस में जा रहे हैं अनरिकनसाइल्ड अमाउंट। तो आप इसको कर लें जी 50, 300। बैलेंसिंग फिगर आपने हमेशा कैश में रखनी है। तो ये मेरी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ गई जी 0, 15,36,200। ये चले गए जी मैंने
200 पे मेरा डिफरेंस आ रहा है। चलें, आप देख लीजिएगा इसको अपने हिसाब से। तो आपने हमेशा जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है आपके एसेट्स कम है, अगर पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब आपके एसेट्स ज़्यादा हैं। तो आपने जो भी डिफरेंस हो आपने हमेशा इधर से ही कैश से ही एडजस्ट करना है। कैलकुलेट किया, एट्रीब्यूट में गए, स्टेटस सेलेक्ट किया, रेजिडेंट, पिन ऐड करेंगे जो जब आपने एनटीएन बनाया होगा फर्स्ट टाइम, 4 डिजिट पिन आपको, और पासवर्ड जब आया होगा वो पिन डालेंगे 1 2 3 4 जो भी होगा, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सबमिट पे करेंगे। सबमिट करने के बाद वो आपसे पूछेगा जी कि अब अगर आप सबमिट कर देंगे तो ये चेंज नहीं होगी, तो आपने ओके कर देना है और उसको सबमिट कर देना है। ठीक है जी, ये था सारा प्रोसीजर। मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि अगर आप रिटर्न सबमिट करें फॉर द सेकंड टाइम तो कैसे आता है जी। अब सपोज़ इनकी रिटर्न की हुई है लास्ट ईयर की ना, तो ऐसे ही हमने टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिएगा इनके पर्सनल एसेट्स उसने खुद ही उठा लिए। ठीक हो गया। अब इस साल मुझे क्या करना पड़ेगा जी, मुझे कैश चेंज करना पड़ जाएगा। मुझे अगर इनका बैंक है तो बैंक अकाउंट ऐड करके इनका क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना पड़ जाएगा। कोई कोई प्लॉट लिया है, कोई घर नया लिया है, वो ऐड करना पड़ जाएगा। कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ जाएंगे। और देखें, और रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर से आ रहा है। तो ये देखें जी, ये आपका प्रीवियस ईयर के एसेट्स हैं और ये रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट्स में वही अमाउंट आ रही है। तो अगर आप सेकंड टाइम रिटर्न करें तो फिर तो आपके लिए इतना मसला ही नहीं है। ठीक हो गया। तो ये था सारा। आप सपोज़ कर लें जी कि यही मेरी सैलरी थी, अगर मैं जल्दी जल्दी में रिटर्न सबमिट करूँ जी, 740 717, ये जी मैंने सैलरी ऐड कर ली। टैक्स चार्जेबल में मैं जाके करूँगा जी एडजस्टेबल टैक्स में। ये हमारा कटा हुआ था जी 5266, 5266। ये जी मैंने कैलकुलेट कर दिया। मैं चला गया जी टैक्स डिडक्शन में, 740 717, इसको मैंने कंप्यूट किया। और कंप्यूटेशन में चला गया। 740 717 में हमने 5266 पहले कंप्यूट किया था, और अब ये चलें, ये ज़्यादा कंप्यूट कर रहे हैं, हम ज़्यादा ही लिख लेते हैं। सपोज हमारा टैक्स कट गया था जी 2280 रुपये। ये मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, ये कंप्यूटेशन में कोई गलती दे रहा है जी। तो ये जी 3 रुपये का मेरा रिफंडेबल आ गया, मेरा ज़्यादा टैक्स कट गया। मैं आपको वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ, ये जनरली तेज़ी में रिटर्न सबमिट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप इंस्टेंटली कैसे रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। पर्सनल एसेट्स में चला गया मैं। सपोज़ कर ले मेरा कोई इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं आया, कैश मैंने रख दिया जी। पहले मेरा था जी 6.5 लाख, तो इस दफ़ा मैंने अकाउंट ऐड कर लिया। सपोज़ मेरा बैंक अकाउंट था कोई जी, करंट अकाउंट, ये जी हबीब बैंक, DHA ब्रांच लाहौर। ये जनाब मैंने बैंक अकाउंट ऐड कर दिया। सपोज़ इस बैंक में मेरे पैसे पड़े हुए हैं जी, आप लगा लें जी 6.5 लाख मेरे पास कैश था, तो मैंने कोई 670 मैंने बैंक में ऐड कर दिया, बैंक में रखवा दिया। हाउस होल्ड इफेक्ट में किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया। ये गोल्ड जो था मेरे पास, डोरी थी, इनको जहेज के तौर पे मिला था। तो एसेट्स मेरा हमेशा पर्सनल एसेट्स आते हैं जी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो क्योंकि डोरी के थ्रू मिले थे इनको एसेट्स, तो इसकी वैल्यू हमने ज़ीरो रखी हुई है, क्योंकि इन्होंने खुद पे करके कोई एसेट नहीं ख़रीदा था। ठीक हो गया जी।
आ जाएं फिर जी पर्सनल एक्सपेंसेस पे। कोई रेंट ट्रैवलिंग ये वो इलेक्ट्रिसिटी का इनको बिल पड़ गया कोई 1.5 लाख, ठीक है जी। और ग्रॉसरी वगैरह पड़ गई 4.5 लाख। अब आ जाते हैं जी रिकन्सलेशन पे। इनफ्लोज में आ जाएगा जी इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर 740,717। अब आप देख रहे हैं जी प्रीवियस ईयर के एसेट्स उसने खुद ही उठा लिए क्योंकि हम सेकंड टाइम रिटर्न सबमिट करें, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जब भी करें, ठीक है। उसने पर्सनल एसेट्स भी उसने उठा लिए थे पुराने खुद ही, ठीक है। हमने खुद ही बैंक अकाउंट ऐड किया और रिकन्सलेशन भी नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर खुद ही आ गए, ठीक हो गया। अब ये डिफरेंस आ रहा है जी 1,20,717, मसलन हमारे एसेट्स 1,20,717 से कम है, तो आसान हल, क्योंकि कैश तो मैंने लिखा ही नहीं, 1,20,717 एंड देन कंप्यूट करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। लें जी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 एंड देन एट्रीब्यूट में जाके रेजिडेंशियल स्टेटस अपना सेलेक्ट करूँगा, रेजिडेंट, पिन वेरीफाई करूँगा 1 2 3 4 जो भी है। कोड मेरा गलत है क्योंकि मैं नहीं रिटर्न सबमिट करना चाह रहा। वेरीफाई करें कि इधर ग्रीन आ जाएगा कि इट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर रिटर्न हैज़ बीन वेरीफाइड। सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर वो येस और नो का पूछेगा, ये जी ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट, येस कर देंगे, आपकी रिटर्न सबमिट। अच्छा जी रिटर्न की सबमिशन का क्या प्रूफ होगा, उसका आपका चले जाएगा जी ये डिक्लेरेशन में आपने आना है जी, आपने क्लिक करना है, ये सारे टैब हैं कंप्लीटेड टास्क में, कंप्लीटेड टास्क में डिक्लेरेशन, और ये आपको सॉरी आप कंप्लीटेड टास्क में आएंगे, डिक्लेरेशन आ जाएगा और ये ऑडिट असेसमेंट का नोटिस आ जाएगा। ये आता है जी ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, क्या आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है, जो आपने रिटर्न सबमिट किया वो आप ट्रू एंड फेयर है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि जो आप चीज़ें इसमें बता रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर है और आपके हिसाब से रिटर्न एक्यूरेट है, वो कमिश्नर ने भी एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लिया सिस्टम जनरेटेड के ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू, ठीक हो गया। अब सपोज़ करें कि आप लाइट चली गई, जो भी आप रिटर्न पे काम कर रहे थे वो रिटर्न कहाँ पड़ी होगी, कि आपने सैलरी ये वो ऐड कर लिया होगा उस पर, वो रिटर्न पड़ी होगी जी ड्राफ्ट में। आप जाएंगे जी, ऐसे ही आपने देख लिया सारा कुछ, सपोज कर लें जी मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉग आउट होता हूँ, ये लॉग आउट करके मैं आ गया जी लॉगिन। तो ये आपने जाना है ड्राफ्ट पे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है आपने, तो आपके सामने ये रिटर्न आ जाएगी। इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे एंड देन आप जाएंगे एडिट पे, एडिट भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करें तो लें जी वो सारा आपके पास देखें, कैलकुलेट करने का ये फ़ायदा है कि सारा सेव हो गया। तो काइंडली साथ साथ सेव करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें, शुक्रिया। और मैं अब ये करूँगा डिलीट क्योंकि मैंने इनकी रिटर्न दोबारा करनी है। तो थैंक यू सो मच। इस तरह आप काइंडली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इस तरह की वीडियोस और भी आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच।